इरफान साहब, ये जो पॉलिटिकल डील का मामला उठता है ना, वो इसलिए उठता है कि जब आप लोग पाबंद सरासिल थे, इवन जब आप पे केस बना वो भी एक सियासी केस था, इवन नवाज शरीफ साहब पे केस बने साबित हुआ कि वो सियासी केस थे। होता ये कि आप जानते हैं कौसे कज़ा आसमान पे चेंज होती है, तो उसके बाद केसेस की नोयत भी रिड्यूस हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब नवाज शरीफ साहब बाइज्जत बरी हो गए। अब कल कला ये जो केस चल रहे हैं इमरान साहब के, हो सकता है जब माहौल चेंज हो उसके बाद आप भी कह रहे हो कि नहीं जनाब, ये तो पूरे मुल्क के साथ बड़ी ज़्यादती होती रही, कभी नवाज शरीफ के साथ हुई, कभी बेनज़ीर के साथ हुई, कभी इमरान खान के साथ हुई। ये सियासी मामलात हैं, सियासी मुकदमात हैं। क्योंकि आप जब आर्गूमेंट देते हैं इमरान खान की इस सारी उसके खिलाफ, तो आप अपना आर्गूमेंट देते हैं कि देखें जी हमारे साथ भी कितनी ज़्यादती की गई, नवाज शरीफ साहब को रखा गया, उनकी बेटी को उनके सामने गिरफ्तार किया गया, उनकी बेटी को जेल में रखा गया। तो इन सो मेनी वर्ड्स आप ये नहीं कह रहे होते कि जी क्योंकि हमारे साथ भी ज़्यादती हुई तो अब तुम्हारे साथ हो रही है, तुम भी भुगतो। तो टू रॉन्ग्स कांट मेक वन राइट सर। जी कामरान, मेरा ख्याल है कि यहाँ आपने जो तकाबुल किया है मैं उससे एग्री नहीं कर रहा। ओके। पहली बात तो ये है कि आप ख़ुद माशाल्लाह कोना मश्क सहाफ़ी हैं, नज़र रखते हैं, बड़े मारूफ एंकर हैं। आप मुझे बताइए कि खान साहब के दौर में जो मुकदमात बनते रहे हैं, राना सनाउल्लाह पे जो हेरोइन का केस डाला गया या चर्च का केस डाला गया, हमने कोई केस डाला है ऐसा? नंबर एक। नंबर दो, मुझे आधी रात को आपने उठाया घर से, मुझे हथकड़ियाँ डाली, मुझे लेके गए, किस में किराएदारी? बड़ी ज़्यादतियाँ थी। हमने किसी को किराएदारी के इस तरह के बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं दोनों नहीं है, बाकी भी देखें। हनीफ अब्बासी के साथ आपने क्या किया, बाकियों के। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, नवाज शरीफ साहब के जो सो कॉल्ड केसेस थे उनका मुआवजा तो करें आज के केसेस से। नवाज शरीफ पे मैं चैलेंज किया था, मैंने हाउस के अंदर चैलेंज किया था, पूरी पीटीआई बैठी हुई थी। मैंने कहा आप ये बता दें नवाज शरीफ पे जितने भी मुकदमे बने, कोई एक केस भी ऐसा था जिसमें उस पर करप्शन का इल्ज़ाम था कि तुमने किक बैक्स कर ली, तुमने कमीशन खा लिया, तुमने मोटरवे से कर लिया? कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं था। एसेट बियॉन्ड मीन्स, जिसमें ना एसेट्स का तयन किया गया, ना मीन्स का तयन किया गया और लटका दिया गया। और फिर वहाँ से हमारा मुकदमा शुरू होता था। कहाँ से? आज तो ये है ना जी कि सेशन कोर्ट में है तो सिविल जज में है, तो हाई कोर्ट में आएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो नज़रसानी में जाएंगे। हमारी तो सुप्रीम कोर्ट से केस शुरू होते थे, वहीं ख़त्म हो जाते थे। ना कोई अपील है, ना कोई वकील है, ना कोई दलील है। कौन सा कंपैरिजन आप कर रहे हैं? हम पे कोई 190 बिलियन सर, जिस तरह आप फरमा रहे हैं ना ये सारे सियासी केसेस हमारे ऊपर नहीं, अल कादर ट्रस्ट का केस किस तरह सियासी केस है? अल कादर ट्रस्ट एक आदमी के अरबों रुपए, जो कुछ 66 अरब रुपए बनते हैं, वो आपने एक शख्स को बाहर से आए जुर्माने के तौर पे आपने उस शख्स को दे दिए। चलें, दे दिए, आपका दिल बड़ा खुला था, आपने बख्शिश कर दी, आपने अता कर दी, आपने एक बादशाहाना सखावत का सबूत दे दिया। लेकिन आपने उसी शख्स से फिर अरबों रुपए की ज़मीन भी ली, उसी शख्स से मुफ्त में आपने अब यूनिवर्सिटी भी बनवा ली। ये कोई एसेट बियॉन्ड मीन्स वाला केस है या ये कोई उस तरह का केस है जिस तरह के पानामा में आपने इद्दत वाला केस है? इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ये बिलो द बेल्ट हुकूमत देखे ना, मैं ज़ेरे समात केस है, मैं अपनी राय देना मुनासिब नहीं समझता। लेकिन अदालत को या कानून को या देखें, हम जब चीज़ें इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे देते हैं ना, मैं तो इन चीज़ों के हक में नहीं होता हूँ कि इस तरह के पेटी केसेस बने। लेकिन एक केस बना है और हकायक ये हैं जो पुख्ता हकायक हैं, वो ये हैं कि केस की नौयत ठीक है, अब वो बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था। हमारी सोशल कदरें क्या कहती हैं, समाजी कदरें क्या कहती हैं, मजहब क्या कहता है, इस केस के ऊपर देखिए मैं इस पे कोई राय नहीं देना चाहता, इसलिए कि केस अदालत के अंदर है। लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि ये फैक्ट्स जिनकी बुनियाद पर ये केस बना हुआ है, वो फैक्ट्स अपनी जगह मौजूद है, उनको डिनाई कोई नहीं कर रहा। हाँ, उसके अच्छे होने पे, उसके बुरे होने पे, उसके मायूब होने पे, उसके खूबसूरत होने पे बातें हो रही हैं, लेकिन कोई कह रहा है कि जी ये गलत केस है। हाँ, ये केस नहीं होना चाहिए, आप भी कहते हैं, कोई और भी कह देगा, लेकिन गलत नहीं है। तो हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। ठीक है सर, आप जी बोलिए। पॉइंट आपका आ गया, मुझे आपका पॉइंट समझ आ गया, उस पर बात करना नहीं चाह रहे, लेकिन आप समझते हैं हकायक उसके ठीक है तो केस ठीक है। सर ये बताइए कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है, इस हालांकि उनकी फेडरल में गवर्नमेंट है उनके भाई की, अगरचे उनकी बेटी जो है वो पंजाब में इस वक्त गवर्नेंस वाले, लेकिन उनके हवाले से परसेप्शन ये है कि वो चले, मैं लफ्ज़ मायूस यूज़ नहीं करता, मैं उसको इस तरह नहीं देखता, मैं खामोश लफ्ज़ यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन तजिया निगार तो ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शंस के रिजल्ट ने मियाँ साहब को बहुत सेटबैक दिया है।
जो वो समझ रहे थे कि जिस तरह वो आए थे अरसे बाद अपने अवाम में वालिहाना तौर पे, वो समझ रहे थे मैंने बड़ी कुर्बानियाँ भी दी ज़ाती तौर पे, लेकिन अवाम ने जो है वोट उनको नहीं दिया, उनकी कंपेन को नहीं दिया, उनकी प्रेजेंस को, उनकी वापसी को उस तरह वेलकम नहीं किया। अवाम ने वोट उनके बदतरीन मुखालिफ को मेजॉरिटी में दे दिया उनको। क्या ये वजह इतने खामोश है या वैसे ही अभी खामोश है सर? मेरा ख्याल ये है कि ऐसी बात नहीं है। अवाम ने बहरहाल उनको वोट दिया है और इस वक्त भी उनकी पार्टी पार्लियामेंट की सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसी बात नहीं है। दूसरा ये है कि मैंने जैसे पहले कहा कि 2018 के इंतखाबात और आज के इंतखाबात में उस वक्त की धांधली के बावजूद कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं पड़ा। तीसरी बात यह है कि मेरी ये बात बड़ी मौजूए बहस रही है, मीडिया पे बड़ी डिस्कस होती रही है कि जी मैंने ये कहा था जी कि मियाँ साहब ने वज़ीर आज़म ना बनने का इरादा जो है या फ़ैसला जो है पहले कर लिया वो इंतखाबात से भी पहले किया हुआ था। जी, जी हाँ, ये बात शायद आप पूछना भी चाहेंगे और पहले भी बड़ी मुझसे पूछा गया है। वैसे तो मुझे भी आइडिया इस बात का जो मियाँ साहब ने मुझे बताई हो, सही, ये बात ऐसी नहीं है जो मियाँ साहब ने मुझे रूबरू बैठ के कहा हो कि मैं जीत भी गया तो वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरी गुफ्तगू उनसे होती रहती थी, लंदन में होती रहती थी और कई बार उन्होंने ख़ुद मुझे बुलाया या मैं गया और बड़ी हम रूबरू बैठ के दो ही आदमी होते थे। तो मेरा एक अंदाज़ा था कि मियाँ साहब के अंदर शायद अब चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का इरादा नहीं है। मैंने ये बिल्कुल अपने कई दोस्तों से भी शेयर किया था कि मुझे मियाँ साहब से गुफ्तगू सर किस बुनियाद पे आपको ऐसा लग रहा था? फिर जब इलेक्शन के बाद कामर, जी सर, देखें एक होता है ना, एक होता है कामरान भाई के इंसान ये कहता है जी कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा तो मैं ये कर दूंगा, जैसे खान साहब फरमा रहे थे अपने बेटों से जी कि तुम आओगे तो मैं वज़ीर आज़म होगा, मैं वज़ीर आज़म बनूंगा तो ऐवान सदर का ये हो जाएगा, गवर्नर हाउस का ये हो जाएगा, तो हम साइकिल पे जाए। मियाँ साहब ने ऐसी बातें छोड़ी हुई थी। ऐसी बात ये कि जिसमें ये लगे कि मैं वज़ीर आज़म बनूँ चौथी बार तो अब मैं ये करूँगा, ये जुमला मैंने नहीं सुना उनसे। दूसरी बात यह है कि बहरहाल गुफ्तगू से अंदाज़ा हो जाता है कि उनके अंदर कितना जोश व जज्बा है एक बार फिर मुल्क की क़यादत करने का। वो मेरी अपनी फीलिंग्स थी, मेरी अपनी स्टडी थी। और फिर जब इलेक्शन के फ़ौरन बाद हमारी पहली मीटिंग हुई जिसमें सिर्फ 15-16 सीनियर लीडर मौजूद थे और मियाँ साहब ने जब ओपनिंग गुफ्तगू की तो वो ऐन मेरी तवक्को के मुताबिक थी। हो सकता है कुछ को हैरत हुई हो कि मियाँ साहब क्या कह रहे हैं कि मैं वज़ीर आज़म नहीं बन रहा और मैं शहबाज साहब को नॉमिनेट कर रहा हूँ, और कुछ को हैरत हुई होगी, लेकिन मुझे कोई हैरत नहीं हुई थी। मैं पहले से ज़हनी तौर पे तैयार था कि मियाँ साहब ने यही बात कहनी है।